Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 12 Indian Monuments. हम भारत के मॉन्यूमेंट मतलब स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। स्मारक मतलब वो इमारतें जो पहले बहुत पुराने समय में बनी हैं लेकिन अभी तक हमारे को देखने को मिलती हैं, उनके बारे में, और वो क्यों बनाई गई इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स? Monuments are the places, buildings and structures that carry historical importance are called monuments. और monument क्या होते हैं? Monument होते हैं वो बिल्डिंग, वो जगह, वो structures जो हिस्ट्री में अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको बोलते हैं हम monuments. In this chapter we will learn about monuments, famous Indian monuments, protecting our monuments. मॉन्यूमेंट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे आप, और इंडिया के प्रसिद्ध इमारतों के बारे में पढ़ोगे, और इन मॉन्यूमेंट्स को कैसे बचाया जाए, मतलब खराब होने से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में आप पढ़ोगे. सो टुडेज टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज. इंडिया का बहुत पुराना संस्कृति है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है. हिस्टोरिकल हेरिटेज का मतलब इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द वेज ऑफ लिविंग डेवलप्ड बाय कम्युनिटी एंड पास्ड ऑन टू जनरेशन. मतलब हिस्टोरिकल हेरिटेज का मतलब ये होता है कि जो पहले के लोगों ने चीज़ें बनाई उनको आगे की जनरेशन्स के लिए ऐसा बनाया, ऐसा रखा कि वो आगे की जनरेशन्स को भी देखने को मिले, उनसे उनको नॉलेज मिले. ऐसा जो नॉलेज मिलती है, वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज. और इसमें एक चीज़ और आई है, कल्चरल ट्रेडिशन. कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? कल्चरल ट्रेडिशन मीन्स इंक्लूड्स इवेंट्स, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट सोसाइटी शेयर्स. मतलब इसके अंदर वो इवेंट्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं. कस्टम्स जैसे अभी हमारा कोई फेस्टिवल आता है, हम उसको एक हमारा रूल्स होते हैं कि हम उस हिसाब से ही उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली में हमें 5 डेज़ का सेलिब्रेशन करना है. फर्स्ट डे ये वाली पूजा करनी है, सेकंड डे ये वाली करनी है. चाहे हमारा क्रिसमस आए तो भी हम चर्च जाएंगे और फिर जीसस की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और केक बनाएंगे. ये सारे हमारे कस्टम्स हैं, ये जो हम हमेशा करते ही हैं. तो ये वाली चीज़ें हो गई कल्चरल ट्रेडिशन. तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर दैट कैरी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. बहुत सारे ऐसी जगह हैं, इमारतें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब जिनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है. These statues, structures और buildings are called monuments. ये जो structures होते हैं, statues होते हैं, buildings जो होते हैं, इनको हम monuments बोलते हैं. तो जिनकी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, उन structures को, इमारतों को, statues को हम monuments बोलते हैं. They are built to remind people of the great historical background of India. और ये हमारे लिए, हमें रिमाइंड का मतलब याद दिलाती हैं कि हमारे देश की महान ऐतिहासिक बातों को, मतलब ये हमारे देश की महान ऐतिहासिक बातों को याद दिलाती हैं. They were built by different rulers in their regions to depict their cultures and beliefs. स्टैचूज का मतलब तो मूर्ति होता है, ठीक है, और रिमाइंड का मतलब याद हो गया.
और रूलर्स मतलब जो उस समय लोग जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनके बारे में। और रिजाइंस का मतलब रूल एज मोनार्च, और डेपिक्ट का मतलब रिप्रेजेंट बाय अ ड्राइंग, पेंटिंग और अदर आर्ट। तो ये पहले के राजाओं ने, अलग अलग राजाओं ने बनाई है जिनसे हमें उस समय की कला, आर्ट के बारे में पता चलता है। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स। अब प्रसिद्ध इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, इमारतों के, स्मारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। There are many monuments in India which depict our social and cultural heritage। मतलब हम बहुत सारे ऐसे इमारतों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमें उस समय के क्या कल्चर था, कैसे पहले के लोग रहते थे और क्या पहले की कला थी, वो सब देखने को, आर्ट हमें देखने को मिलती है। इन मॉन्यूमेंट से हमें पहले पुराने ज़माने के लोगों का, जो हमसे बहुत पहले थे, उनके बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट मॉन्यूमेंट वी आर स्टडीइंग इज द ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ताजमहल इंडिया का 7 वंडर्स में है, और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में है। और ताजमहल को हम सबसे पहले हमारे बुक में इसलिए ही आया क्योंकि ये 7 वंडर्स में है, मतलब विश्व में प्रसिद्ध है। और द ताजमहल इज अ मास्टरपीस ऑफ द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। मास्टरपीस का मतलब होता है अ वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग स्किल, मतलब एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी चीज जो जिसकी अच्छी चीज़ों को बारे में, आउटस्टैंडिंग वो चीज़ होती है जो सबसे अलग होती है। तो इसके बारे में हमें पता चलता है, अ वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग स्किल। ताजमहल को देख के हमारे उस समय के लोगों की कितनी अच्छी कला थी वो हमें पता चलती है। इट इज़ अ वंडर इन वाइट मार्बल built by Shahjahan, Mughal emperor, in the loving memory of his wife मुमताज। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसको उस समय के रूलर थे शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां थे, उन्होंने बनाया था। वाइट मार्बल से बना हुआ है, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था और अपनी वाइफ मुमताज की याद में। ताजमहल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एट आगरा। और ये रिवर यमुना के किनारे आगरा में बना हुआ है। रिप्रेजेंट्स द फाइनेस्ट एंड मोस्ट sophisticated examples of Mughal architecture। Sophisticated का मतलब होता है having, revealing or involving a magnificent great deal of the world knowledge, fashion and culture। मतलब और इजी तरीके से हम इसको समझे, sophisticated का मतलब हो गया extremely beautiful और इम्प्रेसिव और एक्सीलेंट, मतलब बहुत सुंदर है देखने में। द मैग्निफिकेंट बिल्डिंग कवर्स अ एरिया ऑफ 42 एकर्स। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ताजमहल की, ये 42 एकर्स में बनी हुई है। इट्स कंस्ट्रक्शन टुक 22 years टू कंप्लीट। और बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में नहीं बन गया था, 22 years लगे थे इसको कंप्लीट होने में। एंड इन्वॉल्व 22,000 वर्कर्स हु वर अपॉइंटेड फ्रॉम ऑल ओवर ईरान एंड सेंट्रल एशिया। और इस ताजमहल को बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया? 22,000। और कहाँ से आए थे ये बनाने के लिए? ईरान से और सेंट्रल एशिया से। एशिया में आपकी इंडिया है, ठीक है,
और तो इंडिया और इंडिया के आसपास मतलब पूरी एशिया में से जो भी कारीगर थे और ईरान से, यहाँ से आए 22,000 लोग और 22 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। और ये जो कितने एरिया में बना हुआ है, ये 42 एकर्स में बना हुआ है। एंड हु बिल्ट इट? शाहजहां, in the loving memory of his wife Mumtaz. It is one of the 7 wonders of the world. Now, Red Fort is a historic fort in the city of Delhi. ये भी हिस्टोरिक फोर्ट है, किला है जो दिल्ली में बना हुआ है। रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और रेड फोर्ट जैसे ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है, और रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, रेड कलर का है। मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट इन 1639। तो देखिए, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनाया और ताजमहल भी शाहजहां ने। द मार्बल फ्लोरल डेकोरेशन एग्जाम्प्लीफाई द मुगल आर्किटेक्चर। और यहाँ का जो मार्बल है, जो फ्लोरल डेकोरेशन है, फूल वगैरह जो बने हुए हैं, वो उस समय के मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताता है कि वो कितना अच्छा था। द फोर्ट इंक्लूड्स किंग्स पैलेस, some living quarters, gardens, important buildings, drum house, bazaars, रंग महल and other structures. अब इसमें ये फोर्ट है, इसलिए यहाँ पे राजा के रहने का महल भी है और भी क्वार्टर्स हैं। मतलब जैसे उनके जो मंत्री वगैरह थे वो भी यहीं पर रहते थे, तो उनके लिए भी जगह बनी हुई है। गार्डन्स भी हैं, और भी जैसे जो फोर्ट होता है ना, वो एक तरीके से पूरा का पूरा एक शहर होता है। उसमें मतलब हर राजा की ज़रूरत की हर चीज़ होती है वहीं पर। और बाज़ार भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट हैज़ दीवाने आम हॉल फॉर द लोकल पीपल एंड दीवाने खास हॉल फॉर प्राइवेट ऑडियंस। इसका क्या मतलब है दीवाने आम? मतलब यहाँ पे वहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग होते हैं वो सभी आ सकते थे, लेकिन दीवाने खास में उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होती थी। तो ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे राजा है तो राजा के जो दरबारी हैं वो सब जो लोग हो गए, वो मिलके जब भी उनको मीटिंग करनी होती थी तो वो दीवाने खास में करते थे, लेकिन जब उन्हें वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग करनी होती थी तो वो दीवाने आम में करते थे। At Diwan-e-Am, the Mughal emperors received the members of the general public. तो दीवान-ए-आम में जनरल पब्लिक से मिलते थे, सामान्य लोगों से मिलते थे। Hear their grievances, और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके जो भी काम होते थे उनको सॉल्व करते थे। In दीवान-ए-खास, the emperor would conduct meeting with the head of the state and high-ranking officials. और दीवाने खास में जो राजा था मतलब शाहजहां, वो क्या करते थे, वो वहाँ पे मीटिंग करते थे अपने वहाँ के जो हेड थे उनके साथ, और जो भी उनके राजा सैनिक वो सब जो उन राजा के साथ जो भी सैनिक सेनापति ये सब होते थे उनके साथ मीटिंग करते थे। एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, दैट इज 15th August, द प्राइम मिनिस्टर of India hoists the Indian flag at the Red Fort and delivers speech. और 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया के होते हैं वो वहाँ पर झंडा फहराते हैं और स्पीच मतलब अपना संदेश देते हैं हमको, जो भी उनको इंडिया में जो भी काम हुए। और स्पीच में क्या होता है कि अच्छी बातें, जो भी और अच्छा होने वाला होता है, वो सारी चीज़ें स्पीच में जो भी काम की बातें होती हैं पूरे पब्लिक के लिए वो बताई जाती हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।